गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग फंजाई शुरू कर रहे हैं। किंगडम फंजाई यानी जगत कवक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये किंगडम फंजाई को कहाँ रखा गया है, किंगडम फंजाई जगत किसके द्वारा दिया गया था, ये तो आप लोग जानते ही हैं। फिर दूसरी बात, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में बात कर लिया जाए। जैसे फंजाई वर्ग के अंतर्गत कौन कौन जीव आते हैं, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। फंजाई में किस प्रकार का सेलुलर लेवल पाया जाता है, किस प्रकार का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी उनके संगठन का स्तर कैसा होता है। जैसे वो एक सेल के मिलने से बने हुए हैं या फिर एक से अधिक सेल के मिलने से बने हैं, उनमें सेल का टाइप कैसा होता है, यानी कि ये ये यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना होता है जितने भी फंजाई हैं ये सब कहाँ रहते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ है, आवास कहाँ है, इसके बारे में फिर हम लोग को पढ़ना होता है इसमें फंजाई का। अच्छा, उसके बाद फिर फंजाई का ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, यानी न्यूट्रिशन ही कैसे करते हैं। उसके बाद ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तमाम सारी बातें जो है आप लोग पढ़िएगा। और अपने आसपास में आप लोग ऐसे फंजाई को देखे भी होइएगा। जैसे मशरूम का नाम सुने होइएगा जिसका सब्जी बनता है। ऐसे फंजाई का तो बहुत सारा नाम अगर देखा जाए तो बहुत सारा है। म्यूकर है, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, एस्परजिलस है, उस्टिलागो है, ठीक है, क्लेबिसेप्स है, कोलेटोट्रिकम है, अल्टरनेरिया है, ठीक है, पेनिसिलियम है, ईस्ट है, बहुत सारा नाम। लेकिन हम लोग अब एक एक करके इन लोगों को समझेंगे, ये लोग कहाँ रहते हैं, इनका भोजन कैसा है, पोषण क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो इनको इसी में हम लोग को फंजाई को समझना है। इस टॉपिक में सबसे पहले फंजाई के ब्रांच को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, यानी जिस शाखा में हम फंजाई को पढ़ते हैं। जैसे आप लोग जिस शाखा में सेल को पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। उसी तरह जिस ब्रांच में आप फंजाई के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी याद रखेंगे। जिस ब्रांच में एल्गी को पढ़ा जाता है, शैवाल को पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। उसको क्या कहा जाएगा, फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी किसको कहा जाता है, स्टडी ऑफ फंजाई, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ फंजाई आर कॉल्ड माइकोलॉजी। यानी कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी के फादर कौन है, तो माइकोलॉजी के फादर पीए मैकली को कहा जाता है। पीए मैकली इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, बायोलॉजी के जिस शाखा में फंजाई का अध्ययन होता है, इन कवकों का अध्ययन होता है, उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। फिर उसके बाद जिस शाखा में फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, ये शैवाल के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। याद रखिएगा, इसे आसान है, थोड़ा याद हो जाएगा। फंजाई और एल्गी लगभग एक दूसरे के रिलेटेड नाम लगभग आपको लगते हैं। मतलब कि जब आप फंजाई को पढ़ते हैं तो फंजाई के तुरंत बाद ही क्या पढ़ा जाता है, एल्गी के बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि फंजाई के बाद ही प्लांट किंगडम आ जाता है। 5 आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत को दिया था। जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आर.एच. व्हिटेकर कितने जगत को दिए थे, जीवों को कितने जगत में बांटे थे, कितने किंगडम में, 5 जगत में, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। आर.एच. व्हिटेकर क्या बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया, ये 5 वर्गों में जीवों को बांटे थे। अच्छा, उसके बाद फंजाई के कारण ब्रेड का निर्माण, फंजाई के द्वारा ब्रेड का निर्माण होता है। ईस्ट के द्वारा जो आप ब्रेड खाते हैं, पावरोटी जिसको आप बोलते हैं ना, ये ब्रेड जो बनता है ये ईस्ट के द्वारा बनता है, खमीर के द्वारा बनता है। अच्छा, उसके बाद अपने आसपास में और भी आप फंजाई के द्वारा बनने वाले बहुत सारे चीजों को देखे होइएगा। बेवरेजेज यानी बेवड़े लोगों के लिए, बेवड़ा समझ रहे हैं, बेवड़े लोगों के लिए बेवरेजेज का जो निर्माण होता है, पेय पदार्थ जिसको कहते हैं, तो बेवड़े लोगों के लिए जो बनता है वो इसी फंजाई के द्वारा, ईस्ट के द्वारा बनता है। अच्छा, उसके बाद फंजाई का बहुत योगदान है। ये रम, विस्की, ब्रांडी, इसका नाम तो आप लोग सुने होइएगा, वाइन, शराब, ये सब जो भी अल्कोहलिक मटेरियल, ये सब जो है फंजाई से बना हुआ होता है। फंजाई ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेड करके, किण्वित करके बनाया गया होता है। फंजाई से एंटीबायोटिक, सबसे पहला जो
एंटीबॉडी का जो निर्माण हुआ था, एंटीबायोटिक का जो निर्माण हुआ था, सॉरी, वो कौन बनाए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किससे बना था? फंजाई से बना था। उस फंजाई का नाम क्या था? पेनिसिलियम। और उस एंटीबॉडी का नाम क्या था? सॉरी, एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे बना था? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा बना था। आपको खाज खुजली दिनाए, पुदीना, पुदीना नहीं दिनाए, तो खाज खुजली दिनाए ये सब होता है, तो ये सब किसके कारण होता है? सब फंजाई के कारण होता है। आप देखिएगा संतरा में रस्ट लग जाता है, संतरा में धब्बा लग जाता है। संतरा को देखो, ये कभी कभी ये अंदर जैसे हाँ व्हाइट हो जाता है, और जैसे हाथ से दबाते हैं वहाँ पे एकदम हाथ उसमें घुस जाएगा, पिछड़ी हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से ये फंजाई के कारण होता है। सरसों में जो देखते हैं, सरसों में उजले रंग का पूरा नहीं लग जाता है, उसके दाने पे पूरे उजले रंग का लग जाता है धब्बा, व्हाइट कलर का। ये इसी के कारण होता है, फंजाई के कारण होता है। आप ये गेहूं में देखे होइएगा, ब्लैक कलर का गेहूं के ऊपर में देखिएगा, बाली पर चाहे गेहूं के ऊपर दाने के ऊपर में ब्लैक ब्लैक कलर का लग जाता है धब्बा, ये सब इसी के कारण होता है। तो सर ये फंजाई हमारे लिए फायदेमंद से लेकर बीमारी भी उत्पन्न करते हैं। दिनाय जो होता है आजकल का समय चल रहा है, बहुत लोगों को खाउर खाउर करता है, जहाँ रहेगा बेचारा खाउर खाउर करते रहेगा। ठीक है, कहीं देखा अगर कि हाँ मान लीजिए कि कोई नहीं है तो वहाँ हाथ डालेगा, खाउर खाउर करना शुरू कर दिया, अपने बॉडी में कहीं भी कपड़ा के अंदर हाथ डाल के खुजली करने लगा। अच्छा, उसके बाद इसी में अभी का समय चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई किसी का टॉवेल यूज करना, गर्मी के मौसम में आपको पता है फंजाई कब उत्पन्न होते हैं? तो फंजाई को उत्पन्न होने के लिए मुआइस्ट चाहिए, नमी। तो नमी तो मिल ही रहा है, रोज पसीना होता है, पूरा कचर पचर हो जा रहा है। और उसके बाद गर्मी, हीट, तो हीट और मॉइस्चर ये दोनों मदद करता है फंजाई को बढ़ने में। बात समझ में आया? तो फंजाई को ग्रो करने में कौन मदद करता है? सर हीट और मॉइस्चर, यानी उष्मा और नमी। फंजाई बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उसमें ईस्ट जो होता है वो एक ही कोशिका के मिलने से बना होता है। तो अब इसी को हम लोग एक बार लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ठीक है, मशरूम इसी में फंजाई है जो हम लोग खाते भी हैं, यानी मशरूम। तो अब इसको आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में कुछ भाषा को समझा जाए और लिखा जाए। पहले एक हेडिंग डालेंगे बाबू आप लोग, फंजाई। फंजाई का मतलब क्या होता है? फंजाई का मतलब कवक। फंजाई यानी कवक। ठीक है, फंजाई लिखेंगे यानी कि कवक। अब ये फंजाई क्या है, कवक क्या है? तो सबसे पहले फंजाई के ब्रांच को क्या कहा जाता है? किस ब्रांच में पढ़ते हैं फंजाई को? माइकोलॉजी में। यानी आप लिखेंगे स्टडी ऑफ फंजाई, यानी कोको के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। यहीं पे एक साथ में लिख लीजिए, हालांकि यहाँ का टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए स्टडी ऑफ। अगर मान लीजिए स्टडी ऑफ एल्गी हो, शैवाल का अध्ययन, तो उसको क्या कहिएगा? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। अच्छा, उसी तरह है स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बोलिए, स्टडी ऑफ सेल। माइकोलॉजी मत कह दीजिएगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। वैसे ही है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीवों का अध्ययन जिसमें होता है उसको क्या कहा जाता है? अरे बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीवों का अध्ययन जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो ये जनरल बातें कुछ हुआ। स्टडी ऑफ एनिमल्स
एनिमल के स्टडी को क्या कहते हैं? जूलॉजी। ठीक है, एनिमल के स्टडी को क्या कहेंगे? जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसको जूलॉजी कहते हैं। उसी तरह स्टडी ऑफ प्लांट्स, उसको क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों का अध्ययन जिसमें होगा बायोलॉजी, उसके बाद जंतुओं का अध्ययन जिसमें होगा उसको जूलॉजी, पौधों का अध्ययन जिसमें होगा उसको बोटनी। हो जाएगा, बस ये सब याद कर लीजिए। सर इसमें मैक्सिमम चीजों के लास्ट में हम लॉजी लॉजी पढ़ रहे हैं। लॉजी, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए जूलॉजी, जू मतलब एनिमल, अलॉजी मतलब अध्ययन करना, यानी जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। इसको बोल देंगे जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। ये कुछ जनरल बातें था जिसको हम लोगों ने लिखा, लेकिन हम लोग स्पेशली यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग माइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। माइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई, यानी हम लोग यहाँ स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई के अध्ययन के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग केवल किससे मतलब रखा जाएगा? फंजाई के अध्ययन से मतलब रखा जाएगा। गर्मी क्यों हो रहा है अब समझ में आया। चलिए हो गया, हटा दिया जाए अब इसे। सर हटाइए नहीं, अभी क्या लिखवाना बाकी है? हिंदी। हिंदी के बिना तो सर मालूम ही नहीं चलेगा कौन सी लिखे। लिख लीजिए कवक के अध्ययन, कवक का अध्ययन लिखते चलिए, छोटा छोटा। कवक, हमको तो नहीं लगता इसका भी हिंदी लिखवाना होगा। कवक का स्टडी मतलब अध्ययन, स्टडी मतलब फिर अध्ययन। एल्गी मतलब शैवाल। अच्छा, उसके बाद सेल यानी कोशिका का अध्ययन। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीवों का अध्ययन। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव, सजीवों का अध्ययन। एनिमल्स यानी कि जंतुओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का अध्ययन। ठीक है, ये माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान, जूलॉजी, जूलॉजी जंतु विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, बोटनी, बोटनी वनस्पति विज्ञान। हो जाएगा, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं ना होगा जी इसमें। बोटनी मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान, यानी जंतु विज्ञान यानी कि जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटो मतलब होता है कोशिका, और लॉजी मतलब अध्ययन, यानी कि साइटोलॉजी मतलब हो गया कोशिकाओं का अध्ययन करना। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब विशेष रूप से आते हैं अपने टॉपिक में। फिर ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ये सब पूछा भी जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। हो जाएगा, हिंदी लिखना होगा तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, सजीवों के अध्ययन को
जीवोलॉजी, ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान कहते हैं। पौधों के अध्ययन को बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आ जाइए अब नेक्स्ट टॉपिक में। लिख रहे हैं क्या? तो उतारना हो तो बोलिएगा, हटा दिया जाए। चलिए अब आइए, अब हम लोग टोटली फंजाई के बारे में पढ़ेंगे यानी माइकोलॉजी। अभी बताएं आप लोगों को फंजाई में सबसे पहले फादर ऑफ माइकोलॉजी, फंजाई के बारे में हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहा जाएगा। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी माइकोलॉजी के पिता या जनक, माइकोलॉजी के पिता या जनक किसको कहा जाता है? बोलिए। पीए मैकली, पीए मैकली याद रखेंगे। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए मैकली यानी माइकोलॉजी के पिता किनको कहते हैं? पीए मैकली को कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से फंजाई के बारे में बातें शुरू करेंगे। फंजाई क्या क्या होता है? फंजाई क्या होते हैं जी? दे आर कॉस्मोपोलिटन, दे आर कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है? यानी ये सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, दे आर कॉस्मोपोलिटन, दे आर कॉस्मोपोलिटन यानी ये सर्वव्यापी होते हैं। दे आर कॉस्मोपोलिटन यानी ये सर्वव्यापी होते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे? दे आर यूकैरियोटिक, सब जनरल बातें हैं इनके बारे में। दे आर यूकैरियोटिक यानी ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। यानी कि सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? अब कॉस्मोपोलिटन मतलब होता है सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी का मतलब होता है सभी जगहों पर पाए जाने वाले, सभी जगहों पर पाए जाने वाले। किस प्रकार गॉड को हम लोग बोलते हैं कि गॉड सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, वैसे ही फंजाई भी कॉस्मोपॉलिटन होंगे यानी कि सर्वव्यापी होंगे। तो फंजाई के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं यानी फंजाई सर्वव्यापी होते हैं। उसके बाद क्या बोलिएगा? सर्वव्यापी मतलब सभी जगहों पर रहने वाले या फिर पाए जाने वाले। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलेंगे? दे आर यूकैरियोटिक यानी ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ये यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे? दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर, ये बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में लिख लेंगे क्या? ईस्ट। देखिए बेचारा एगो इसमें ईस्ट के कारण इसका नाक कट गया फंजाई का। माने जितना फंजाई है सब के सब बहुकोशिकीय होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब होता है बहुकोशिकीय, यानी ये बहुकोशिकीय होते हैं।
अब बहु कोशिकीय का मतलब होता है वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिका के मिलने से बने हुए हों, तो ये बहु कोशिकीय होते हैं। जिनको भी इस सब टॉपिक में गड़बड़ी होगा, बेसिक का क्लास यूट्यूब पे कराया गया है, प्ले लिस्ट में जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ठीक है, और चैनल को शेयर भी कर देंगे ताकि दूसरे लोग भी सब्सक्राइब कर लें और उनको फायदा हो। आप बेल आइकन को एकदम क्लिक करें ताकि जब भी हम लाइव आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल और आपके रूम पे पहुंच जाए। बात समझ में आया? हाँ, तो इसीलिए पहले बेल आइकन को क्लिक कर लें। अब उसके बाद आपको आ जाना है प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में आने के बाद वहाँ हम वीडियो का प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं। बेसिक बायोलॉजी का 16 लेक्चर है, उस पर क्लिक करें और पार्ट 1 लेक्चर 1 से लेकर 16 तक का पूरा है लाइन से, उसको देखिए और नोट्स बनाइए। उसी में आपका ये पूरा का पूरा समाधान होगा। जैसे बहु कोशिकीय किसको कहते हैं, यूकैरियोटिक किसको कहते हैं, कॉस्मोपोलिटन किसको कहते हैं, सारा बात वहाँ एक्सप्लेन कर करके पढ़ाए हैं। एकदम बेसिक है। तीसरा चौथा क्लास का बायोलॉजी पढ़ाएं, तीसरा चौथा क्लास से लेकर 12 तक का 16 को लेक्चर में समाप्त कर दिया गया है। तो वहां जरूर देख लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगेगा थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बहु कोशिकीय होते हैं और एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं बाबू अपवाद। इसका एगो अपवाद है, नहीं बोले एगो, केवल ये ईस्ट के चलते यानी कि खमीर के चलते इस बेचारे का नाक कट गया। मतलब समझे कि ये नहीं तो क्या रहता, सबके सब बहु कोशिकीय रहता। एगो खमीर जो होता है ना, वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। तो ईस्ट जो होता है लिख लेंगे, ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई, याद रखेंगे यूनिसेलुलर फंजाई। खमीर जो है ये एक कोशिकीय कवक होता है। खमीर 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 एक कोशिकीय, खमीर एक कोशिकीय कवक होता है। खमीर क्या होता है जी, खमीर एक कोशिकीय कवक होता है। ईस्ट क्या होगा, यूनिसेलुलर फंजाई होगा, यानी कि ईस्ट में सिंगल सेल होता है, एक एक सेल होता है। तो इसलिए ये बात याद रखेंगे, ईस्ट एक कोशिकीय कवक होता है। हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या बोलिएगा, दे आर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है क्या? नहीं सर, ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। दे आर हेटेरोट्रॉफिक, यानी ये परपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं जी, परपोषी होते हैं। उसके बाद क्या बोलिएगा, परपोषी के भी तीन गो प्रकार होता है। परपोषी के 3 गो प्रकार होता है। एक होता है होलोजोइक, जो हम लोग हैं, यानी हम लोग होलोजोइक उस जीव को कहा जाता है जो भोजन को क्या करते हैं, निगलते हैं, और जिनके शरीर में भोजन का पाचन होता हो, तो वो हम लोग हैं। तो हम लोग भोजन को निगलते हैं, उसको तोड़ते हैं, तोड़ के उसका पाचन होता है और तब उसके बाद हम लोग को उससे पोषण प्राप्त होता है। तो हम लोग हो गए होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक वाले हम लोग हो गए प्राणी संपोषी। अच्छा, उसके बाद ये लोग जो होते हैं ये परपोषी भी होते हैं, यानी दूसरे जीव के शरीर पर रहते हैं, दूसरे जीवित जीव के शरीर पर चाहे शरीर के अंदर रहते हैं और वहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि ये परजीवी भी होते हैं और ये परभक्षी और ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, मतलब मृत जीवी भी होते हैं। यानी कि जीवित जीव के शरीर पर भी रहते हैं और ये मृत जीव के शरीर पर भी रहते हैं। तो लिख लेंगे, दे आर सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक।
दे आर सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। ये मृत जीवी यानी मरे हुए सड़े गले पदार्थों पर भी ये रहते हैं। ये मृत जीवी तथा ये मृत जीवी तथा तथा परजीवी परजीवी होते हैं। ठीक है, ये मृत जीवी तथा परजीवी होते हैं। लिख लिए, इसको उतार लीजिए। अगला पॉइंट फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कहाँ ग्रो करेंगे। अब इनके ग्रो के बारे में लिख लिया जाए, कहाँ ये विकसित हो सकते हैं। कहाँ होते हैं जी, देखिए, दे ग्रो इन ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब नम, ह्यूमिड एंड नम, चाहे आर्द्र, आर्द्र समझते हैं ना, आर्द्रता जहां नमी हो, थोड़ा थोड़ा गीला गीला जगह हो, तो दे ग्रो इन ह्यूमिड एंड वार्म, वार्म मतलब गर्म, दे ग्रो इन ह्यूमिड ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस। अभी थोड़ा ये सबसे दूसरे का टॉवेल वेल उपयोग करने से बचिए। बहुत क्या करता है, नहाता है तो गलत गंदा गंदा जगह पे रगड़ लेता है। अब मान लीजिए वो आपको भी दे दिया, अब आप उससे मुंह लेके अपना रगड़ लीजिएगा, कितना बढ़िया जगह पे तौली गया था, पूरा बढ़िया से रगड़ लीजिएगा। उसके बाद जितना उसका रोग कारक था वो सब आपके मुंह पे आ गया, पता चलेगा दूसरे दिन से चकता चकता इस पे रिंग वर्म निकला हुआ है, रिंग वर्म। अब रिंग गार्ड लगाते रह जाइए। रिंग वर्म का मतलब होता है दाद, दाद जानते हैं ना, दाद दिनाय नहीं होता आपको, जो धापा धापा सा, अच्छा ये फ्लैट चौड़ा सा होगा, पट्टी जैसा, इसे मुंह पे निकल जाएगा। माथा रगड़े थे तो माथा में निकल जाएगा। अब बहुत क्या करता है कि खुजलाने के लिए भी उसके लिए ग्लव्स चाहिए बाबू, ऐसे मत खुजलाइएगा। और कहीं हो तो ऐसे नहीं खुजलाना चाहिए, ग्लव्स चाहिए, नहीं तो हाथ में प्लास्टिक बांध के खुजला लीजिएगा। आप प्लास्टिक निकाल के भले फेंक दीजिएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हाथ से नहीं खुजलाना है। इसलिए क्योंकि जब इचिंग तो होता है, इचिंग मतलब होता है खुजली, वो इंटेंस इचिंग होता है बाबू, बड़ा तीव्र खुजली होता है, इतना तेजी से खुजली होगा कि समझिए घामुर घामुर जहाँ है वो करते रहेगा। अब बेचारा खजुआने के बाद अब ये हाथ से या तो किसी से हाथ मिला लेगा, तो कहा भाई क्या हाल है, इधर उधर टच किया, पता चला गर्दने पे निकाल दिया दूसरे दिन। दोस्त दोस्त को छुआ, पता चला दूसरे दिन यहीं पे हो गई। इसलिए थोड़ा बच के रहना है जिस व्यक्ति को ऐसा खौरा वाला बीमारी हो, क्योंकि बहुत तेजी से फैलने वाला बीमारी है। इट इज द मोस्ट इन्फेक्शस डिजीज ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का बहुत तेजी से फैलने वाला बीमारी है। कंघा यूज कर लीजिएगा, उसका कंघा यूज कर लीजिएगा तो उसके कंघा से भी हो जाएगा। देखिए उसका फोटो, देखिए कितना सुंदर दिखता है। चलिए कुछ फंजाई के द्वारा होने वाले डिजीज को हम लोग अपने आसपास में देख लेते हैं। देखिए देख रहे हैं कहाँ हुआ है, सर पे हुआ है। जो अभी आप लोग को समझा रहे थे, बता रहे थे ना, किसी दोस्त का अगर मान लीजिए टॉवेल उपयोग कर लिए, जहाँ रगड़िएगा वहीं पे हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, काहे बोल रहे थे ग्लव्स का उपयोग करके तब खुजलाएं, इसलिए क्योंकि खुजलाने के बाद आपके ये उंगली के नाखून में घुसेगा, और जब नाखून में घुसेगा तो ये आपके नाखून में उंगली में भी ये बीमारी फैल जाएगा। मतलब उंगली में एक दिन के बाद से ये उंगली में होना शुरू हो गया। उसके बाद जो है खुजलाने के बाद जहाँ जहाँ और भी जगह पे छुइएगा, टच करिएगा, खुजलाइएगा, बहुत तेजी से फैलने वाला बीमारी होता है। यहाँ तक कि रोगी का अगर कंघी उपयोग कर लिया, कोई मान लीजिए खुजला रहा है तो कोनो क्या करता है, पेन से पड़ रहा है, पेने से लगा खुजलाने। अब पेन से जब खुजलाने लगेगा तो फिर वो पेन अब इधर उधर ले जाएगा, नाक कान मुंह के पास जहाँ जहाँ ले जाएगा, उससे जहाँ जहाँ खुजलाएगा फैल जाएगा। इतना तेजी से फैलने वाला बीमारी है ये। कपड़ा से रोगी का कपड़ा पहन लिए, कंघी यूज कर लिए, ठीक है, अगर रोगी के साथ आप रह रहे हैं, उससे हाथ उत मिला रहे हैं, उसके छुए हुए ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, कोई पदार्थ अगर वो छूता है और उसी वस्तु को छूता है, उस वस्तु को आप भी छू लेते हैं तो आपको भी हो जाएगा। जैसे देखिए ना, यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा। ये देख रहे हैं इनके मुँह पे हो गया है। अच्छा उसके बाद देखिए, देख रहे हैं, अब तो कंफर्म हो गए ये कहाँ कहाँ बीमारी उत्पन्न कर सकता है। यहाँ तक तो बेचारा भैंसियों को नहीं छोड़ता है, गाय को
ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद जो है बेचारा के, देखिए पूरे बॉडी, के माइक में कुछ फॉल्ट आ गया था, लग रहा है फंजाई सुन लिया होगा, उसी कारण ये बीमारी पकड़ ली। हाँ, उसके बाद देखिए और क्या प्रॉब्लम इससे हो सकता है। और देखिए फिर उसके बाद हम क्या बताए हैं, ये सब तो आप देख ही रहे हैं, ये सबको आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। ये बॉडी के पार्ट पे अलग अलग ये कैसे निकलता है, यहाँ तक कि यहीं ये ऑरेंज संतरा को देखे होइएगा, ये जो ऑरेंज रॉड्स हुआ है संतरा में जो धब्बा हुआ है, इसी फंजाई के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब फंजाई के द्वारा होने वाले अलग अलग बीमारी हैं। यानी कि सर हम ये बात बोल सकते हैं कि फंजाई दे आर पैथोजेनिक, यानी ये रोग कारक भी होते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ये रोग कारक भी होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पौधों और जंतुओं में देख ही लिए हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सबको हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये पौधों जंतुओं सब में बीमारी का कारण बनते हैं, उसी को पैथोजन कहते हैं, रोग कारक, यानी कि ये रोग कारक भी होते हैं। चलिए इसको जरा इसका हिंदी एक बार आप लोग लिख लेंगे। दे ग्रो इन ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस, यानी इसका मतलब हुआ ये गर्म तथा ये गर्म तथा ये गर्म तथा नम क्षेत्रों में, ये गर्म तथा नम क्षेत्रों में, ये गर्म तथा ये गर्म तथा नम क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं या विकसित होते हैं। हो गया, ये गर्म तथा नम क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं या विकसित होते हैं। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, दे आर पैथोजेनिक इन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पौधों तथा जंतुओं में, ये पौधों तथा जंतुओं में रोग कारक होते हैं, यानी रोग के कारण बनते हैं, ठीक है। रोग कारक मतलब रोग उत्पन्न करते हैं, यानी ये पौधों तथा जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, उसी को पैथोजेनिक कहा जाता है। हो गया, लिखे हिंदी बोले। चलिए हिंदी लिखेंगे, ये पौधों तथा जंतुओं में, ये पौधों तथा जंतुओं में, ये पौधों तथा जंतुओं में रोग कारक होते हैं, ये पौधों तथा जंतुओं में रोग कारक होते हैं, ये पौधों तथा जंतुओं में रोग कारक होते हैं, ठीक है। ये पौधों तथा जंतुओं में रोग कारक होते हैं। हो गया, उसके बाद क्या लिखिएगा, इन फंजाई क्लोरोफिल इन फंजाई क्लोरोफिल इज absent so in fungi chlorophyll is absent, so they are non photosynthetic, they are non photosynthetic। यानी बाबू इसका मतलब ये होगा कि कवक में पर्णहरित अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल मतलब, यानी क्लोरोफिल क्या लिखेगा, कवक में, हिंदी बोलेंगे तो लिख ही लीजिएगा, कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है।
In fungi, chlorophyll is absent, so they are non photosynthetic. ठीक है, हिंदी लिखेंगे। आप सब जो भी वीडियो को देख रहे होंगे लाइक अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हो गया, चलिए क्या लिखेंगे, कवक, हिंदी लिखिए, कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं। कवक में क्लोरोफिल, कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, कवक में लिख लेंगे, कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब होता है अप्रकाश संश्लेषी। कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, इसलिए ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। चलिए आगे बढ़ें, उसके बाद लिखेंगे इन फंजाई सेल वॉल is made up of काइटिन। याद रखेंगे, कवक में कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। कोशिका में कवक में कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। नोट कर लेंगे, क्या लिख लिए। स्पीड बढ़ा के एक बार अगर वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा आसानी से। हो गया, हिंदी देखिए, कवक में कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक में कोशिका भित्ति, कवक में कोशिका भित्ति, कवक में कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। चलिए, उसके बाद इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है जी, its body is haploid। इनका शरीर एक गुणित होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रुकिए इसको कर लीजिए, ये लैंग्वेज भी सही है लेकिन ऐसे कर लीजिए, दे आर हैप्लोइड। ये हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड को हिंदी में कहा जाता है बाबू एक गुणित। हैप्लोइड मतलब एक गुणित होता है, जिसको एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एन से, यानी दे आर हैप्लोइड। दे आर हैप्लोइड का मतलब होता है ये एक गुणित होते हैं। ठीक है, ये एक गुणित होते हैं, लिख लिए। एक गुणित का मतलब होता है, जैसे बाबू हम लोग का जो योगमक होता है वो हैप्लोइड होता है, एन होता है। कुछ पेरेंटल बॉडी होता है, कुछ जनक का शरीर होता है जो हैप्लोइड होता है, जैसे मोनेरा। ठीक है, मोनेरा हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, ऑल्गी हो गया। ये सब एक गुणित पेरेंटल बॉडी होते हैं, मतलब उनका बॉडी एक गुणित होता है। हम लोग द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं यानी हम लोग में क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है। अगर एक गुणित होते ना तो इससे आधा होता, एन होता, हम लोग 2n होते हैं। ठीक है, तो उसको द्विगुणित कहा जाता है। और ये लोग क्या होते हैं, एक गुणित होते हैं। फंजाई जितने भी हैं सब के सब एक गुणित होते हैं। अच्छा,
लिख लिए इसको। उसके बाद लिख लेंगे, बोलिए। लिख लेंगे ये, इसका हिंदी लिख लिए, ये एक गुणित होते हैं। हो गया। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, दे आर, दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाई सेक्सुअल कॉमा asexual and vegetative रिप्रोडक्शन। बाबू इनमें तीन तरह का जनन होता है, यानी इनमें रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होता है, जनन इनमें तीन तरह का होता है। ये तीन तरह से उत्पन्न होते हैं, यानी जनन करते हैं। ये लैंगिक, अलैंगिक तथा कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इनमें जनन जो होगा किसके किसके द्वारा होगा, सबसे पहले सर सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो पौधों में होता है, आप सुने होइएगा, पौधा के अगर पत्ता से नया पौधा निकल जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, ये सब बताएंगे आप लोग को इसमें, कायिक जनन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। घबराएंगे नहीं आप लोग, एक एक करके सब कुछ मिलेगा बारी बारी से। कायिक जनन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि लैंगिक जनन, क्या बोलेंगे इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और फिर क्या करते हैं, और क्या बोलिएगा, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अलैंगिक जनन। बात समझ में आया, यानी दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाई सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि ये लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इनमें तीनों तरह के जनन होते हैं, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन।
का हिंदी लिख लीजिए। हिंदी लिखेंगे ये लैंगिक, अलैंगिक तथा कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। सर इनमें रिप्रोडक्शन तीनों होता है? हाँ जी। अब ये तीनों रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग आगे के क्लास में पढ़ा जाएगा। पहले इसका हिंदी लिख लीजिए, ये लैंगिक कौमा अलैंगिक और कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आप बेल आइकन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।